नमस्ते, मैं हूं मनीष और हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी की पूरी एक सीरीज़ होने वाली है ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस और अपडेट है वो रेगुलरली मिलते रहें, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस शब्द से ही, क्लाइमेटोलॉजी है क्या, ठीक है। तो जब हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हमें दो मेन शब्द निकल कर आते हैं। पहला शब्द तो आता है हमें निकल कर, या दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं ना। सबसे जो पहला शब्द आता है वो आता है हमारा वॉट, यानी क्लाइमेटोलॉजी है क्या। और दूसरा जो हमारा शब्द आता है क्लाइमेटोलॉजी में आता है वाई, यानी क्लाइमेटोलॉजी क्यों हम पढ़ें या क्या इसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो इस शब्द को ही अगर हम देखें तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का अर्थ है क्लाइमेट, दूसरा का अर्थ है लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी करना, ठीक है। क्लाइमेट का अर्थ क्या होता है? क्लाइमेट का अर्थ होता है एटमॉस्फेरिक पैटर्न, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पैटर्न ओवर 32 एवरेज एटमॉस्फेरिक, अगर मैं इसको और बिल्कुल एक्यूरेट लिखूँ ना, यानी 30 से 35 साल में जो एटमॉस्फेरिक पैटर्न है उसकी एवरेज वैल्यू को हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पैटर्न क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता दूँ, ये तो आपको ये बात पता होगी। एटमॉस्फेरिक पैटर्न क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें भारत की, अपने देश की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि नवंबर दिसंबर में ठंड होती है और जून जुलाई में गर्मी होती है, और ऐसा हम क्या हर बार देखने को, हर साल हमें ये देखने को मिलता है। तो भारत का एक पैटर्न है कि इसमें हमेशा जून जुलाई में गर्मी और नवंबर दिसंबर में देखने को ठंड मिलेगी। वो अलग बात है कि कभी ठंड जो टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशंस हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से इसमें जो हमने यूज़ किया वो एवरेज वैल्यू का यूज़ किया, ठीक है। अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहाँ पर जो है ऑलमोस्ट मतलब 12 महीने उतनी गर्मी नहीं होती है, या ऊपर हम आर्कटिक सर्किल की तरफ चले तो वो 12 महीने वहाँ पर ठंड में रहती है, ठीक है। इस तरह के जो मतलब पैरामीटर्स हैं, इंडिकेशंस हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक पैटर्न, ठीक। अब अगर चलते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी है क्या, तो क्लाइमेटोलॉजी है क्या, इसी का मैंने अभी आपको उत्तर दिया कि क्लाइमेटोलॉजी क्या है। क्लाइमेट की स्टडी ना, क्लाइमेट प्लस स्टडी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट मैंने आपको बताया क्या है, एटमॉस्फेरिक पैटर्न ओवर 30 to 35 ईयर्स, ठीक है। यानी हमारे पास सॉरी यानी हमारे पास सॉलिड डाटा होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए। ये सबसे पहली चीज़ होती है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक। अभी हमने समझा वर्ड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी वाई वी स्टडी द क्लाइमेटोलॉजी, ठीक। हमें क्लाइमेटोलॉजी क्यों पढ़ना है, तो क्लाइमेटोलॉजी का सीधा सीधा संबंध अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रभाव देखते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है। अभी बिल्कुल हाल फिलहाल की न्यूज़ है, रशिया यूक्रेन वार है ना, और ये अभी तक चल रहा है। इसको करीब करीब 1-1.5 साल से ऊपर की बात हो गई है। रशिया यूक्रेन वार में इसका क्या प्रभाव है क्लाइमेटोलॉजी का, इस तरह से जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में इतनी बीमारियां है ना, अफ्रीका में जो बीमारियां हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों है, डिजीज़ इतनी ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है ना। अफ्रीका में जो डिजीज़ इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्लाइमेटोलॉजी का प्रभाव क्या है। भारत पर जो ब्रिटिशर्स ने आकर अटैक किया था या राज किया था, उसका मेन कारण शुरू शुरू में वो यहाँ पर किस लिए आए थे, मसालों को देखकर और भारत की समृद्धि को देखकर वो लोग यहाँ पर आए थे। अब इसमें दो क्वेश्चन फिर उठते हैं कि भारत की समृद्धि किस पर मेनली डिपेंड करती है, भारत की क्लाइमेटोलॉजी पे, यानी भारत की जो जितने भी यहाँ पर गेहूँ हैं, चावल है, जितनी भी फसलें हैं, उस पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत की इकोनॉमी में या जीडीपी में उस टाइम पे रहा था, अभी भी है, ठीक है। हमारा देश अभी भी शायद 60 to 65% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इस भारत की क्लाइमेट और जलवायु के कारण यहाँ की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर फर्टिलिटी होने के कारण यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो यहाँ से ट्रेड बहुत अच्छी बेहतरीन होती थी, ठीक है। और उस अच्छी ट्रेड होने के कारण भारत अपने आप में एक समृद्ध देश था, और उस समृद्ध देश को की तरफ जो बाकी दूसरे देश हैं कुछ इस तरह से आते थे जैसे भारत मानो एक चुंबक हो, ठीक है। तो पहला तो कारण हमने समझा कि क्लाइमेट का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और भारत और दूसरे देशों के साथ क्लाइमेट किस तरह से महत्वपूर्ण रूप में अपना एक भाग निभा रहा है, ठीक है। दूसरा, वो लोग जो यहाँ पर आते थे, मेन कारण क्या था, क्योंकि उनके यहाँ पर यूरोप की अगर हम बात करें फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी नहीं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मसाले वगैरह खरीदने आते थे ताकि जो मीट खाते हैं उसको लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। तो ये कारण था क्लाइमेटोलॉजी हम क्यों पढ़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी की बेसिक जो टर्म्स हैं, जैसे लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इन सब चीज़ों पाएंगे और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड। ये शायद आपको दिखे ना,
ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक, चलिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने क्लाइमेटोलॉजी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो क्लाइमेटोलॉजी में मैं क्या पढ़ रहा है, सपोज करता हूँ अगर मैं आपको ये चीज़ बनाता हूँ, ठीक है, तो ये हमने एक नॉर्थ अमेरिका का मैप बनाया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अब हमें इसमें ये चीज़ जाननी है कि इस एरिया में, है ना, या इस एरिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसको दो तीन चार हिस्सों में इस तरह से जोड़ दूँ, इस एरिया में इस एरिया में जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो प्रोडक्शन है, गेहूं का है, चावल का है, या इस एरिया में किस तरह का प्रोडक्शन होता है, वो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करता है, मिट्टी पर डिपेंड करता है। और मिट्टी किस पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। क्योंकि आगे जाकर हम ये चीज़ जानेंगे कि जो फॉरेस्ट है, या फिर जो हम बात करें फॉरेस्ट नहीं, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में दो बड़ी चीज़ें हम मेन रूप से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एक टेम्परेचर और दूसरा ह्यूमिडिटी। ठीक है, और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही, ह्यूमिडिटी जिसे हम आगे जाकर अभी पढ़ेंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों ही पैरामीटर किसके हैं, क्लाइमेट के। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम क्यों पढ़ें, सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं हर चीज़। देखिए एक चीज़ मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की, जब भी मैं आपको कोई कंसेप्ट बताऊँ तो दो क्वेश्चन हमारे हमेशा पूरे होने चाहिए। पहला कंसेप्ट व्हाट, यानी वो चीज़ क्या है और उसे हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये दो क्वेश्चन अगर हम टैकल कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन क्या ना कि हमारा जो आंसर राइटिंग का जो लिखने का तरीका ना, वो भी बेहतरीन तरीके से मतलब बिल्डअप होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम सीधे चलते हैं आगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार आपको क्लियर हो गया तो फिर आपको वो फिर से टाइम नहीं लगने वाला है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं एक पोजीशन को लोकेट करने में। ठीक है, पोजीशन क्या है कि जैसे मेरे को भी, मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाया। ठीक है, अभी जो नॉर्थ अमेरिका है हमें इतना पता है कि अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो करीब यहाँ से 15 डिग्री से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 डिग्री से शायद 45 और 35 डिग्री, वो हम आ गया अच्छा ये 15 डिग्री और 45 डिग्री क्या है, यही हम समझेंगे अभी ना, उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ। मेरे को जब इस एरिया को, जब इस एरिया को यानी नॉर्थ अमेरिका को मुझे बाउंड करना है, लोकेट करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ पोजीशंस चाहिए। यानी इस वैल्यू की मेरे को पोजीशन चाहिए, इस वैल्यू की पोजीशन चाहिए, इस वैल्यू की पोजीशन चाहिए, या फिर ये वैल्यू जो मैं देख रहा हूँ अभी, है ना, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की या इस रीजन की मुझे पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरफ अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लैटिट्यूड होता क्या है ना। चलिए चलिए शुरू करें। ठीक है, ये हमारी एक अर्थ है जो फिलहाल तो दिखने में हमें एक सर्कल से दिख रही है, लेकिन एक 3D है। ठीक है, तो हमने जो भी आपने भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, आप इन सब चीज़ों को जानते होंगे, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना। हम जानते हैं कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, अगेन मैं एक चीज़ आपको बार बार कहूँगा कि मैं हर एक शब्द का आपको मतलब बताऊँगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें ना कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो हम इस लाइन को जो है, ये लाइन है जो साइड से देखने में अर्थ की है ना, इसको ये दोनों भाग, दो भाग में, बराबर भाग में इसको बांटती है ये लाइन, है ना, ये वाली लाइन, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग। इस लाइन से ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, नदन। ठीक है ना, यानी उत्तरी, नदन यानी उत्तरी। ठीक है, इसको बोलते हैं गोलार्ध। ठीक है, गोला पूरी पृथ्वी होती है और आर्ध यानी आधा, है ना, गोलार्ध। इसको बोलते हैं नदन हेमी, हेमी का मतलब आधा और स्फेयर का मतलब गोला। ठीक, तो ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, नदन हेमिस्फेयर। अच्छा, मैं इस शब्द को बार बार यूज़ नहीं करूँगा कि नदन हेमिस्फेयर और उत्तरी गोलार्ध क्या है, आपको एक बार में समझ लेना है कि नदन का मतलब है इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, वैसे आपको पता भी होगा, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं सदन, है ना, हेमी स्फेयर। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है थोड़ी सी, तो आप उसको इग्नोर करना, या फिर हम इसको क्या भी बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध है, हेमी का मतलब आधा। ठीक है, तो ये जो लाइन है इक्वेटर है,
ये वैसे तो हमें साइड से देखने में ना, अर्थ के साइड व्यू से देखने में, यानी कि अगर मैं इसको, ठीक है चलिए वो मैं आपको बाद में समझाऊँ, ठीक है। इक्वेटर को अगर हम साइड से देखते हैं, अर्थ को अगर हम साइड से देखते हैं तो हमें एक लाइन दिखती है, लेकिन जब हम इसे ऊपर की तरफ से देखेंगे ना, अर्थ को ऊपर की तरफ से देखेंगे तो यही लाइन हमें एक सर्कल के जैसी दिखती है, ठीक है। यानी ये क्या है, ये सिंपली एक क्षेत्रफल है कुछ इस तरह से, यहाँ, ठीक है, जो इस अर्थ को दो हिस्सों में बांट रही है। ये वाला एरिया ना, इससे ऊपर वाला हिस्सा हमने, मैंने भी आपको बताया, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। उसके साथ और मैं थोड़ी सी डिटेल्स, थोड़े से बेसिक्स आपको बता दूं। जैसे ये पॉइंट है, ये लाइन है, ठीक है, ठीक। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, है ना, ऑफ रोटेशन। एक और चीज़ है जो आपको आगे पढ़नी है, मैग्नेटिक एक्सिस भी होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होती है, वो भी इसी में आएगा हिस्सा। इस वजह से मैं आपको पूरे पूरे शब्द लिख रहा हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना आए। एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट हमारी अर्थ जो है वो घूमती है, किस डायरेक्शन में घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ जो है इस एक्सिस के अबाउट घूमती है। इस लाइन का जो ये वाला हिस्सा है जिधर मैंने भी ये एरो बनाया, ठीक है, इसको हम वेस्ट बोलते हैं, जो आपको मैंने समझ भी गए होंगे आप, क्योंकि जब मैंने आपको डायरेक्शन बताई तो। और इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़े से डायरेक्शंस बता दूँ तो आपको क्लियर रहेंगी चीज़ें, ठीक है, नॉर्थ और ये ईस्ट, चलिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधे किस पर, लैटिट्यूड पर, ठीक है। लैटिट्यूड को समझना है, ये आपने चीज़ें समझ ली होंगी क्या, तो यहीं से मैं इसको साफ करके यहाँ पर मैं आपको लैटिट्यूड समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, चलिए। चलिए अब ये थोड़ा क्लियर है ना। लैटिट्यूड है क्या, हमें इसके समझने के लिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। लैटिट्यूड क्या, हमें समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर हम लॉन्गिट्यूड पर आएंगे। चलिए, ठीक है, लैटिट्यूड समझते हैं क्या। सपोज कीजिए हमें अर्थ के सरफेस पे, यानी सरफेस समझना क्या है, मैं कोई पॉइंट यहाँ पर ले लूँ या फिर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लूँ, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस पे, यानी उसके जैसे जहाँ पर अभी आप बैठे होंगे ना, वो अर्थ का सरफेस। उस पॉइंट का अगर मेरे को पोजीशन निकालना है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पॉइंट जो मैंने अभी लिया, तो इस पॉइंट का सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, लैटिट्यूड निकालना है। तो इस पॉइंट का लैटिट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधे इस पॉइंट को, ठीक है, अर्थ के सेंटर से मिला दूंगा, ठीक है, अर्थ के सेंटर से मिला दूंगा। और इस लाइन का, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का एक प्रोजेक्शन होता है जो इस इक्वेटर पे ना, इक्वेटर एक रीजन है वास्तव में, एक सर्कल है जो साइड से देखने पर एक लाइन दिख रही थी, उस पर एक प्रोजेक्शन आएगा। उस प्रोजेक्शन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो एंगल होगा ना, मैं थोड़ा सा रंग चेंज कर दूं ताकि आपको चीज़ें ठीक से दिखे ना, ये वाला एंगल है, दिखने का ना ठीक से, ये वाला एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक। यानी कि क्या है, जो सरफेस पर पॉइंट है उसे अर्थ से मिलाकर जो लाइन आएगी, उस लाइन का, उसके प्रोजेक्शन किस पे देखेंगे हम, इक्वेटर पे देखेंगे, और उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसे बोलेंगे लैटिट्यूड। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट को मैंने मिलाया और जो लाइन बनी, उस लाइन का इक्वेटर के साथ जो भी एंगल होगा ना, उसे हम बोलेंगे लैटिट्यूड एंगल। सिर्फ आप इतना याद रखें, क्योंकि हमें एंगल मेज़र करना है तो हमें उसके लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहाँ से हम चीज़ें मेज़र करें। तो हम अपनी सहूलियत के लिए, और इस लाइन को, है ना, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, इसे हम 0 डिग्री बोल देते हैं। अब जितने भी एंगल हो यहीं से मेज़र होंगे। तो एंगल किस तरह से मेज़र होंगे, जिस तरह से, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे ना, यानी अभी मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ, है ना, तो एंगल जो है, ये देखिए, तो एंगल जो है अब ये वाला एंगल पहले के मुकाबले बढ़ गया, फिर एक नया पॉइंट लूँ तो एंगल फिर बढ़ जाएगा। यानी ऊपर तक जाने पर, इस पॉइंट तक जाने पर ना, एंगल हमारा बढ़ता रहेगा। इस तरह से जाने पर एंगल हमारा, थीटा हमारा बढ़ेगा। यहाँ पर अगर लैटिट्यूड एंगल 1 डिग्री है तो यहाँ पर लैटिट्यूड एंगल 50 डिग्री भी होगा, यहाँ लैटिट्यूड एंगल 70 डिग्री होगा। और जो मैक्सिमम लैटिट्यूड एंगल हमारा आता है ना, वो पोल पर आता है ना, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और क्योंकि नदर्न
हेमिस्फेयर में, इसलिए हम इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं, फॉर द सेम रीज़न। ठीक, तो जो मैक्सिमम एंगल आने वाला है वो मैक्सिमम एंगल क्या आने वाला है? 90 आने वाला है। ठीक है जी, क्या एंगल आने वाला है? 90 एंगल आने वाला है। अब उन एंगल्स को हम लिखते किस तरह से हैं? सिमिलरली जब हम नीचे की तरफ एक पॉइंट जाएंगे तो वहाँ भी हमें एक एंगल मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ भी हमें इसी तरह से एंगल बढ़ते हुए मिलेंगे, और वहाँ भी मैक्सिमम एंगल जो मिलेगा ना नीचे की तरफ वो भी 90 डिग्री ही मिलेगा। अंतर इतना है कि जब हम ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 90 डिग्री हम उसको नॉर्थ बोलेंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री नॉर्थ, और जब हम उस एंगल को नीचे की तरफ मेज़र करते हैं तो हम उसी एंगल को 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है। अब हम थोड़ी सी, क्योंकि हमने लैटिट्यूड हमने समझ लिया क्या है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड से हमें थोड़ी सी चीज़ें समझनी है, उसमें थोड़े से पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। मैं फिर से एक अर्थ बना लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने समझा कि ये इक्वेटर है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, मैं सीधे इसको एन लिखूंगा, सीधे इसके साउथ लिखूंगा। ठीक है, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अभी हमने क्या समझा कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ अर्थ की सरफेस पे, तो उससे हमें सॉरी है ना, एक लाइन से खींचने पर, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, हमें एक एंगल मिला, हमने इसको क्या बोला था? लैटिट्यूड एंगल बोला था। अब क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि हमारी जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है वो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो ठीक है, जो लैटिट्यूड एंगल है हमारा, वो इस एंगल पे एक पॉइंट ना होकर ना इस तरह से, ठीक है, एक इसी तरह का, जैसा अभी यहाँ पर एक रीजन बना था ना इक्वेटर का, अभी मैंने आपको एक ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रीजन दिखाया, ये वाला रीजन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये एक एरिया बन रहा है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक एरिया बनेगा। ये वाला जो एरिया होगा ना, ये ऊपर से देखने पर सर्कल दिखेगा, ये भी ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह से है, सर्कल ही दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम क्या समझे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसको थोड़ा इग्नोर करना। ये दोनों आपस में क्या होने वाले? पैरेलल होने वाले। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट समझना है या याद रखना है क्या, कि इस सर्कल पे है ना, ये वाला जो सर्कल है, जो ये वाला सर्कल है ऊपर एक थीटा एंगल पे बना है, इसके हर एक पॉइंट पे ना, इस रिंग पे या एक सर्कल जो बन रहा है, हर एक पॉइंट पे जो एंगल होगा ना वो थीटा ही होगा। ठीक है, थीटा ही होगा, यानी सबका एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, और ऊपर जाने पर इसी तरह से कुछ और पैरेलल हमारे बनेंगे। सिमिलरली नीचे जाने पर भी हमारे, मैं थोड़ा सा साफ इसको कर देता हूँ ना, नीचे जाने पर भी हमारे थोड़े से नीचे जाने पर भी हमारे सिमिलर पैरेलल्स बनने वाले हैं। ये एक पैरेलल बनने वाला है, उसी तरह से यहाँ भी एक पैरेलल बनने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा ना, इसे मैं थीटा ही बोल रहा हूँ या अल्फा बोल दे रहा हूँ, इस रिंग के या इस सर्कल के सभी पॉइंट्स पर जो एंगल होगा ना वो थीटा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, इस वाले एंगल पर बनाऊँ, ये यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल कुछ मैंने फाई बना दिया, तो इसके सभी एंगल पे मानकर चलो 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर भी ये एंगल 60 होगा, यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ पर भी 60 होगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने समझी। तो हमने समझा कि किस तरह से सर्कल पर एंगल सेम आता है और हमें पैरेलल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिले? लैटिट्यूड आपस में क्या बना रहे हैं? पैरेलल बना रहे हैं, यानी एक क्षेत्रफल है ना, एक एरिया बना रहे हैं जो आपस में पैरेलल है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि अब हमारी कहानी पैरेलल के पास ही जाने वाली है। ठीक है, पैरेलल्स होते क्या है? जैसे हम एक सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा नीट डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरी शुरू होती है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है। चलिए, ओ अभी हमने समझा क्या, इक्वेटर है, ठीक है, और इसी के साथ में ना अभी हमने समझे पैरेलल्स क्या होते हैं। तो कुछ दो स्पेशल पैरेलल्स हैं जो डिफाइन किए गए हैं टेम्परेचर के बेसिस पे, अभी हम उनको समझेंगे।
वो है क्या और उनका यूज़ कहाँ होता है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, बिल्कुल हम साइड से देख रहे हैं तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन दिखेंगी। आपने जो किताबों में देखा होगा कुछ इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा। ठीक है, आपने किताबों में कुछ इस तरह का डायग्राम देखा होगा। आपने कुछ इस तरह का डायग्राम देखा होगा, मैं उसको भी बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम आपने अभी तक देखा होगा बुक्स में। ओहो, लाइन सीधी कीजिए भाई। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, मैंने इनको थोड़ा सीधा बनाया ताकि साइड से दिखे। बाकी ये कर्व इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये समझ पाए कि इन, अच्छा ये कर्व बनाने का सीधा जो मैंने भी आपको बताया ना, इन रिंग्स के हर एक पॉइंट पर जो एंगल वो सेम होगा। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर 23.5 लिखा होता है, 66.5 लिखा होता है, तो वही चीज़ें जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल पैरेलल्स की तरफ वो होते क्या है। कुछ स्पेशल पैरेलल हैं जो वर्ड में तय किए गए हैं और उनको डिफाइन करने का जो सीधा सीधा मतलब है वो, या उनको डिफाइन क्यों किया है उसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि इस साइड में अगर मैं एक अर्थ बना लूँ, ठीक है जी, इस साइड में यहाँ पर अगर मैं एक अर्थ बनाऊँ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ नहीं सॉरी सन, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये है हमारा सन। ठीक है, तो सन की जो सीधी लाइन्स आती हैं, रेज आती हैं, वो धरती पर पड़ती हैं और जिसके कारण जो अर्थ का ना वो टेम्परेचर कहीं पर बढ़ जाता है कहीं पर कम होता है, वो हम आगे जाके समझेंगे। फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना समझना। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये स्पेशल पॉइंट जो हम समझने वाले हैं, काले रहने देता हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना वो मैक्सिमम होता है इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, यानी यहाँ पर टेम्परेचर बाकी के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है और इस वजह से इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, टोरिड जोन मिलते हैं। ठीक है ना, तो टोरिड जोन क्या है, वो जोन है जहाँ पर टेम्परेचर अर्थ पर, यानी जिस रीजन में टेम्परेचर अर्थ पर बाकी एरिया के मुकाबले, रीजन के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा भी कंसेप्ट बताता हूँ। क्या देखने को मिलता है टेम्परेचर, क्योंकि इस एरिया में ना, इस लाइन से, इन दोनों लाइन्स के मैं भी आपको नाम बताऊंगा, पहले आप कंसेप्ट समझे। ठीक, इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो अर्थ है ना, उसकी रेज सीधी सीधी ओवरहेड पड़ती है। क्या पड़ती है, शब्द पर बड़ा ध्यान देना, ये शब्द जो है कीवर्ड है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ओवरहेड है ना, क्या पड़ती है, ओवरहेड पड़ती है। सबसे पहले शब्द को समझते हैं ओवरहेड क्या है, फिर आगे चलेंगे। ओवरहेड हमें समझना है, तो थोड़ा सा हमको समझने के लिए क्या करना है, मैं एक प्लेन बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसमें दो कैरेक्टर बनाता हूँ, एक कैरेक्टर ये है, ठीक है, इसको, और दूसरा कैरेक्टर ये है। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर एक है ना बल्ब है, ये दिख रहा है आपको, मैं इसको, इसका रंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा ना, अभी दिख रहा, ये दिखेगा ही नहीं, उतना क्लियर नहीं है, अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सपोज यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और उस बल्ब से चारों तरफ रोशनी आ रही है। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है ये वाला, और इस बल्ब से चारों तरफ रोशनी आ रही है, तो इस व्यक्ति के ऊपर भी रोशनी आ रही होगी। अब क्योंकि इस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल सर के ऊपर रोशनी पड़ रही है ना, तो इसकी जो शैडो पड़ने वाली है वो यहाँ छोटी सी शैडो पड़ेगी, यहाँ पर है ना, छोटी सी शैडो पड़ेगी। तो इसको हम बोलते हैं, जब जो रेज है ना वो बिल्कुल सर के ऊपर पड़े तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। और ओवरहेड में होता क्या है, ओवरहेड में होता है जो नीचे एरिया है ना, शैडो है, या जो परछाई है वो छोटी बनती है। ठीक है, कभी आप देखना, बिल्कुल बल्ब के नीचे खड़े होंगे या बिल्कुल जब सर 12-1 बजे के आसपास बिल्कुल सर के ऊपर होगा तो आपकी शैडो बहुत छोटी बनेगी, लेकिन जब आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम देखेंगे तो आपकी शैडो बहुत खींची हुई और बड़ी बनती है। ठीक है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, अगर हम इसी बल्ब का यूज़ करें, ये एक बल्ब है, आप चाहे तो इसे सन समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, मैं इसको सन लिख देता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सर पे था। अब यही ओवरहेड है अगर इस एरिया पे पड़ता है, समझे, इस एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे, तो ये सन की रेज है, ये सन की रेज है, तो इसकी जो परछाई पड़ने वाली है ना,
वो परछाई पड़ने वाली है करीब इतनी बड़ी, ठीक है जी। तो अब ये वाला एरिया ओवरहेड नहीं है, तो ये आपको पता नहीं चाहिए, ये ओवरहेड नहीं है और ये ओवरहेड है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये ओवरहेड है और ये ओवरहेड नहीं है। तो ओवरहेड से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला रीज़न है, ये दो लाइन के बीच में, अभी मैं इनका आपको नाम बताऊंगा, इन दोनों लाइन के बीच में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है बजाय अर्थ के दूसरे रीजन में। जैसे इस अर्थ की अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ, या फिर इसकी और इसकी बात करूँ, ठीक है। तो इस एरिया में टेम्परेचर हाई देखने को मिल रहा है ओवरहेड के कारण, ठीक है ना। लेकिन ओवरहेड के कारण क्यों? आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसमें आपने क्या किया होगा कि एक लेंस लिया होगा, है ना, और उस लेंस की जो आपने रेज आती है ना, उसको आपने एक पॉइंट पर इस तरह से फोकस किया होगा, ठीक है, और जिसके कारण यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और कई बार क्या है ना, जो कागज़ होता है ना, पेपर, वो जल जाता है। वो आपने बचपन में लेंस आता है, उससे आपने कॉन्वेक्स लेंस आता है, उससे आपने ये सब एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मैंने भी किए बचपन में, ठीक है, सब करते हैं बच्चे। तो उसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो रेज आ रही है ना, रेज आ रही हैं, उनका हम एरिया कम कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको मैं ए बोल दूँ और इस एरिया को मैं ए डैश बोल दूँ, तो ए वाला जो एरिया है वो ए डैश से बहुत बड़ा है, ठीक है। और लेकिन जो ऊपर से हीट आ रही है ना, जो एनर्जी ऊपर से आ रही है, वो सेम है, वो नहीं बदलती, क्योंकि नीचे एरिया कम हो गया है, तो उसके कारण सारी की सारी हीट एक जगह इकट्ठी हो गई और टेम्परेचर बढ़ गया। तो सेम कंसेप्ट हमारा यहीं पर लग रहा है। जो ओवरहेड है ना, उसमें जो हमारी शेडो है वो बहुत छोटी बनने के कारण यहाँ पर सारी की सारी हीट यहीं पर इकट्ठा हो रही है, यानी ओवरहेड आने पर जो टेम्परेचर है वो हाई बनेगा क्योंकि एरिया कम है। और अगर हम बात करें जहाँ पर ओवरहेड नहीं है, वहाँ पर क्योंकि एरिया बहुत बड़ा बन रहा है ना, उस बड़े एरिया बनने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? टोरिड जोन बोलते हैं, ठीक है, टोरिड जोन। तो अगर मैं इस लाइन को, जो मैक्सिमम लाइन है ऊपर वाली, जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, इस वाली लाइन की जो भी मैं डाल रहा हूँ, इस लाइन से ऊपर सन जो है ना वो ओवरहेड कभी नहीं पड़ता नदर्न हेमिस्फीयर में। और ठीक अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ, जो सदर्न हेमिस्फीयर में अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इस लाइन पर जो सन है ना, वो ओवरहेड, इससे नीचे ओवरहेड कभी नहीं जाता। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तो टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया पर है ना, इस एरिया पर, मैं अभी इसको साफ कर दूँगा, ठीक है, इस एरिया पर क्योंकि टेम्परेचर ओवरहेड नहीं है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होने वाला है। तो सबसे पहले जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है ना, ये वाली लिमिट है, ये एक पैरेलल है और ये भी एक पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इक्वेटर के पैरेलल है। अभी हमने पैरेलल समझे होता है क्या है। इसका जो नाम रखा गया ना, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर ऊपर होता है और नीचे क्या होता है? कैप्रिकॉर्न। तो अभी तक हम क्या समझे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हमने लाइन बाद में डिफाइन की है। मैंने भी आपको पूरा कंसेप्ट समझाया कि हमने वो लाइन निकाली जहाँ तक जो हमारा सन है वो ओवरहेड रेज डालना है, ठीक है। इस लाइन से ऊपर ओवरहेड नहीं डलने वाला है, तो इस लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलने वाले हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसी लाइन को हम क्या बोलने वाले हैं? ट्रॉपिक ऑफ, यानी उसके बिल्कुल दिखने में एक से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलने वाले हैं हिंदी में इसको, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं ना, ऊपर इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा और शायद मकर रेखा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया कि ओवरहेड पड़ता है, टोरिड जोन क्या होता है। ठीक उसी तरह चलिए नेक्स्ट क्या है, यही बना देता हूँ, ये वाला एरिया। चलिए, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, ठीक उसी तरह से ऊपर दो लाइनें हमारी दी हुई हैं। ये एक लाइन दी हुई है और यहाँ पर भी एक लाइन अभी मैंने बनाई थी, ये एक लाइन दी हुई है। इन दो लाइन, इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये वाली लाइन और इसकी लाइन में बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ और इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या अब मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर दिखने वाला है, ये वाला एरिया, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला रीजन। तो इस एरिया में क्योंकि सन ओवरहेड नहीं पड़ता है ना, ओवरहेड नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर टोरिड जोन के मुकाबले कम होगा। तो हम इसका नाम क्या बोलते थे? इसे हम बोलते थे टेम्परेट जोन। टेम्परेट का अर्थ होता है मॉडरेट, है ना। आपने अगर आप इंग्लिश वगैरह के एग्जाम होता होगा तो मतलब आपको पता होगा टेम्परेट को भी मॉडरेट बोलते हैं, यानी कुछ कम। सीधा सीधा साधारण भाषा में समझे,
टेम्परेट का मतलब क्या होता है, कुछ कम। तो टेम्परेट जोन में क्या है, जो टेम्परेट जोन में जो टेम्परेचर है वो टॉलरेट जोन के मुकाबले कम होगा, क्योंकि सन ओवरहेड नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे दो एरिया होंगे, एक तो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा और एक नदर्न हेमिस्फीयर में होगा। यहाँ पर भी टेम्परेट जोन है और सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन है। जो नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन है उसका नाम नदर्न टेम्परेट जोन है, इसको मैं नदर्न टेम्परेट जोन सीधे ऐसे इस तरह लिख देता हूँ। और सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन का नाम STZ हो गया, ठीक। अब हमने एक चीज़ समझी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो तो हमारी एक लिमिट बना रहा है, यानी एक लाइन तो बना रहा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। लेकिन ये जो हमारी दूसरी वाली लाइन है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कैसे समझे, ये लाइन कहाँ से है भाई, दूसरी भी तो लिमिट हमें चाहिए ना इस जोन को हमें अगर बंद करना है। मैं इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस जोन को अगर मुझे बंद करना है, ये एरिया, और इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस जोन को मुझे बंद करना है, ठीक है। तो मुझे इसकी दूसरी ये वाली लिमिट भी तो चाहिएगी ना, ये वाली लिमिट भी तो मुझे चाहिएगी, ये वाली लिमिट, ठीक है। ये वाली लिमिट, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन भी तो मुझे समझनी पड़ेंगी ना कहाँ से आई। उसी के बाद तो हम समझेंगे कि दूसरी वाली लिमिट कहाँ से आती है। तो अब हम उस पर आते हैं, ये लाइन आती कहाँ से, ठीक है। अच्छा, मैंने PPT वगैरह क्यों नहीं बनाई, ये आप थोड़ा समझना इस चीज़ को कि PPT में क्या होता है ना कि ध्यान भटकता है, मैं कुछ और समझाऊंगा, आपका ध्यान कहीं हो जाएगा और कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं होते। तो मेरी कोशिश क्या है कि आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊं, ठीक है। तो इस वजह से PPT नहीं है, जो चीज़ मैं बनाऊंगा वो चीज़ आप देखते रहोगे और बनेगी किस तरह से, क्या वो आपको ज़्यादा मतलब रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन आपके कम हो जाएंगे। अगर मैं PPT से समझाऊंगा तो नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ जाते हैं, और अगर सीधे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आपका नंबर ऑफ रिवीजन कम हो जाएंगे और आपकी ना क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पर है कि जो दूसरी लिमिट है ना, एक तो लिमिट क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो टेम्परेट जोन की भी लिमिट बन रही है, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो कहाँ से आ रही है, उसके लिए हमें क्या समझना होगा, जो आगे आकर हमें जो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम और ढंग से समझेंगे, फिलहाल हमें ब्रीफ उसको समझ लेते हैं, ठीक है। हमें एक चीज़ पता है या नहीं भी पता है, तो फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं कि अर्थ जो है ना अपने एक्सिस से ना, अर्थ जो है अपने प्लेन से कहो या एक्सिस से कहो, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये लाइन है, ठीक है। ये करीब करीब 23.5 डिग्री टिल्ट है ना, टेढ़ी है। और इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है घूमने वाली, ये एक्सिस घूमने वाली नहीं है, ये वाली जो एक्सिस है ना, ये इसके अबाउट अर्थ घूमती नहीं है। पहले हमें ये लाइन भी तो समझनी पड़ेगी, ये लाइन है क्या, ये लाइन भी तो हमें समझनी पड़ेगी ना, ये लाइन क्या है। तो इस लाइन को मैं भी आपको समझाता हूँ है क्या। अर्थ जो है ना वो इस लाइन के अबाउट घूमती है, ठीक है जी, इस लाइन के अबाउट घूमती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा कि ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है और सन की सीधी रेज हमारी तरफ है, क्योंकि सन बहुत दूर है, यहाँ पर पास में दिख रहा है ना, लेकिन सन है तो बहुत दूर, ठीक है। तो इसकी जो रेज है ना, एक तो हमने क्या समझा कि जो मैक्सिमम रेज पड़ रही थी, वो जो ओवरहेड पड़ रही थी वो तो इन दो लाइन के बीच में पड़ रही थी, है ना, ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न समझा। अब हम दूसरी चीज़ समझने वाले हैं, तो अब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को थोड़ी देर के लिए दूर रख देते हैं। हम क्या समझने वाले हैं कि जब अर्थ की रेज हैं वो इस साइड से पड़ रही है ना, यानी वेस्ट साइड से पड़ रही हैं, इस साइड से, तो ये वाला जो हिस्सा है अर्थ का, ये वाला जो हिस्सा है ना अर्थ का, सन की जो रेज है जब इधर पड़ रही हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरफ तो लाइट रहने वाली है ना भाई, यहाँ पर तो रेज पड़ रही है ना, सीधी सीधी बिल्कुल पड़ेंगी, अर्थ तो इस तरह आ रही है ना सीधी सीधी। और आगे ये वाली लाइन जो कहाँ से आती है ना, इसको हम आगे और समझेंगे, फिलहाल आप ये समझिए, यहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। लेकिन जो दूसरी तरफ वाला हिस्सा है, जो सन के उल्टी साइड में, यानी ये वाला हिस्सा है ना, ये एरिया कैसा है, डार्क है ना, ये एरिया डार्क है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ के आती है, और हमने अभी क्या समझा था, ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर मैं इस लाइन के अबाउट देखूँ, इसके अबाउट देखूँ, तो ये वाला जो पॉइंट है ना इस तरह से, ठीक है, इस लाइन के अगर मैं अबाउट देखूँ तो यहाँ पर भी 23.5 है, यहाँ पर भी 23.5 है, यहाँ पर भी 23.5 है, यहाँ पर भी 23.5 है। तो हमें एक चीज़ समझ में आती है क्या कि इस लाइन के ऊपर है ना, इस लाइन के ऊपर जो मैंने भी आपको बनाई है, इस लाइन के ऊपर जो अर्थ होता है ना वो 6 महीने तक
होराइजन से ऊपर नहीं जाता। होराइजन क्या है, यानी आपने देखा होगा जब अर्थ है ना धरती और आकाश से मिलता हुआ नजर आता है, यानी जब अर्थ डूब रहा होता है, या अर्थ बोल रहा हूँ मैं, सन है, सॉरी, है ना, जब सन है या तो डूब रहा होता है या तो सन ऊपर उग रहा होता है, ठीक है, तो वो उस लाइन को जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए से नजर आते हैं ना, और जहाँ पर उस समय सन होता है उसे हम बोलते हैं होराइजन। ठीक ये एरिया होगा, यहाँ पर सन कभी इसकी जो लाइन है ना 6 महीने तक इससे ऊपर जाती नहीं है, तो रेज यहाँ पर जाएंगी तो, लेकिन इतने इतने हैवी, उतने कम एंगल पे जाती हैं कि यहाँ पर ना टेम्परेचर 0 से 0 के डिग्री के आसपास सब जीरो टेम्परेचर भी चला जाता है, यानी माइनस में भी चला जाता है, और पॉजिटिव में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह का टेम्परेचर रहता है 6 महीने। ठीक है, तो इस एरिया में है ना, जो इस साइड का एरिया है, इधर तो लाइट है 6 महीने के 6 महीने, और इस साइड में एरिया क्या है, इस साइड में डार्क है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन जो आई ना, तो हमें एक चीज़ समझ में आया क्या, या फिर अगर मैं इसको इसके अबाउट देखूंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाली लाइन नहीं हमें देखनी है, मैंने गलत हो रहा है, मतलब मैंने इसके अबाउट, ठीक है, ये वाली लाइन हमें देखनी है। ठीक है, हमें ये वाली लाइन देखनी है, क्योंकि एंगल इसके अबाउट मेजर किया जाएगा, जो भी मैंने समझा, मैंने आपको थोड़ा सा वो मैं, ठीक है, जो हमें लाइन देखनी है वो ये वाली लाइन है। तो इस एरिया में लाइट पड़ रही है और इस एरिया में डार्कनेस आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये 6 महीने लाइट में रहने वाला है, और ठीक इसके विपरीत नीचे की तरफ ये वाला हिस्सा है ना, वो 6 महीने डार्क में रहने वाला है। यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, इस एरिया में टेम्परेचर डाउन रहने वाला है, और इस एरिया में टेम्परेचर थोड़ा सा हैवी रहने वाला है। तो यहाँ पर अगेन एक लाइन हमारी बनी जो टेम्परेचर में डेफिनेशन, यानी थोड़ा सा काउंट वो बना रही है ना, सेपरेशन हमें दिखा रही है कि इस एरिया में टेम्परेचर यहाँ रहने वाली, एक बाउंड्री बनने का काम कर रही है। तो यही जो लाइन है ना, ये हमारे टेम्परेट जोन की दूसरी लाइन होती है। ये वाली लाइन जो अभी हम समझ रहे थे ना, ये टेम्परेट जोन की दूसरी लाइन बनती है, जो अभी हमने समझी। ठीक, तो अब हमने क्या समझ लिया, इस एरिया को हम टेम्परेट बोलते हैं, नीचे वाले को भी हम टेम्परेट बोलते हैं। इस लाइन से जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, और पोल तक का हिस्सा, ठीक है, पोल तक का हिस्सा, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, यानी इस एरिया को, मैं इसका थोड़ा सा रंग चेंज कर देता हूँ ना, रंग चेंज कर देता हूँ इस एरिया को ना, और यहाँ भी ये एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजेड जोन। क्योंकि अभी हमने समझा कि इस एरिया में जो टेम्परेचर है ना, वो नेगेटिव में रहता है, या तो फिर 6 महीने ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे उससे नेगेटिव में रहता है, तो 1 2 3 4, यानी टेम्परेचर टोरिड जोन के मुकाबले बहुत कम रहता है। ठीक है, तो 3 हमारी रीजन नाम के टाइम पर आए, एक टोरिड आया, एक टेम्परेट आया, और एक हमारा फ्रिजेड जोन आया। जो टोरिड जोन है वो कॉमन है, इक्वेटर के इधर भी है, इक्वेटर के इधर भी है। अगर हम इक्वेटर की रेफरेंस में बात करें तो इक्वेटर के ऊपर भी एक टोरिड जोन है, इक्वेटर के नीचे भी एक टोरिड जोन है, लेकिन क्योंकि वो आपस में मिल रहे हैं ना, तो ये पूरा एरिया हम एक ही टोरिड जोन बोलते हैं। जबकि टेम्परेट जोन हमारे दो हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक नदन है, एक सदन है, इसी तरह से आर्कटिक जोन है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, पैरेलल समझ लिए हमने अभी तक। ठीक है, पैरेलल्स के साथ हमने क्या समझ लिया, हमने जोन समझ लिए, तो इसके साथ में हमारे लैटिट्यूड खत्म हो गए। ठीक है, एक बार मैंने आपको ब्रीफ करवा देता हूँ क्या, थोड़ा सा जल्दी से। ठीक है, ये हमने समझा, ये मैंने समझा, ये हमने समझा कि एक तो ये लाइन हमने समझी, एक हमने ये लाइन समझी, एक हमने ये लाइन समझी, एक हमने ये लाइन समझी। ठीक है, हमने और क्या भी समझा, हमने ये भी समझा। अभी मैंने इनका नाम नहीं लिखा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये समझा। ठीक है, अभी मैं इनका नाम लिख देता हूँ। ये इक्वेटर है, ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैंसर मैं लिख देता हूँ सीधे। ये कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ये लाइन क्या है जो अभी हमने समझी थी, क्या थी ये लाइन, अभी हमने इसका नाम नहीं रखा ना, ये वो लाइन है, इसका नाम हमने क्या रखा, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, अभी हमने क्या समझा था थोड़ी देर पहले, ये 23 डिग्री ना इस वर्टिकल लाइन से 23 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और इस लाइन से, इस एंगल से, इक्वेटर से जो ये लाइन होगी ना, वो 66.5 बनाएगी, क्योंकि 90 माइनस का 23 डिग्री अगर हम करेंगे ना तो 66.5 आता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ में, यहाँ पर क्या बोलेंगे 66.5 डिग्री
साउथ बोलेंगे। कैप्रिकॉर्न का जो हमने अभी समझा था वो क्या समझा था, ओवरहेड नहीं जाती ना, इसका एंगल क्या होता है 23.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पर 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री में ना वो जो एंगल आता है ना वो ओवरहेड, ये इसके टिल्ट के कारण ही है। ये वाला जो एंगल है ना ओवरहेड, इसके टिल्ट के कारण ही है। यहाँ पर ऐसी लाइन आती है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, वैसे तो मेरे को आगे समझाना था लेकिन मैं आपको हल्का सा ब्रीफ देता हूँ। ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पर जो सन है ना वो सीधी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है, ये जो अर्थ का रोटेशन में प्लेन है ना, यानी जिस प्लेन में अर्थ घूम रही है, ये उस प्लेन को काटता है, यानी ये वाला पैरेलल उस प्लेन को काटता है। तो यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ तक भी इस एरिया में ना जो अर्थ है वो ओवरहेड पड़ेगी, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपको भी फिलहाल क्लियर भी नहीं होगी। फिलहाल हमने जो समझा उसको आप समझें, आगे भी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगा सारी चीज़, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5, ये वाली वैल्यू 90 डिग्री नॉर्थ मैंने आपको पहले बताई, और ये डिग्री 90 डिग्री साउथ। तो अभी हमारे पैरेलल्स हो गए खत्म। ये एक पैरेलल है और इसका नाम क्या है, इसका मैंने आपको नाम नहीं बताया अभी, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, ठीक है। काम क्या करता है, दो हिस्सों में बांट रहा है, किस किस में, फ्रीजेड जोन में। ये वाला हिस्सा कैसा है, फ्रीजेड जोन है नॉर्थ का। ये वाला हिस्सा कैसा है, फ्रीजेड जोन है, साउथ का फ्रीजेड जोन है, ठीक है। ये टेम्परेट जोन है किसका, नॉर्थ का। ये साउथ का टेम्परेट जोन है, ठीक है। इसी तरह से अगर इस एरिया की मैं बात करूँ तो ये टोरेट जोन है, ठीक है जी, और ये कॉमन है। ये क्या है, मेरे चैनल पे पहली वीडियो है तो थोड़ा सा मतलब वो हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, आपके कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखने गए हुए आ रहे हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा आप ना कमेंट करें, या कोई कमी हुई तो भी आप उसको करें, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड की हम बात करने वाले हैं। मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आज के लिए इतना करते हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाएंगे, लॉन्गिट्यूड की के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्ते, थैंक यू।